तो ये समझ में आ गया। आर्हेनियस इक्वेशन, जो आर्हेनियस समीकरण अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव की व्याख्या करती है। ठीक है ना? क्या है आर्हेनियस समीकरण? K बराबर A इंटू ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। K वेग नियतांक है, A आर्हेनियस नियतांक है, E चर राशि है, वेरिएबल फंक्शन, E सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी, R सार्वत्रिक गैसीय नियतांक है जिसका मान 8.314 जूल इंटू केल्विन इनवर्स मोल होता है, और T परम ताप है, मतलब ताप को हमें हमेशा केल्विन में रखना है। ताप बढ़ाओगे तो EA अपॉन RT का मान घटेगा, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा है इसलिए इसकी वैल्यू घट जाएगी, लेकिन माइनस EA अपॉन RT का मान बढ़ेगा। जब इसका मान बढ़ेगा तो E की पावर माइनस EA अपॉन RT का मान भी बढ़ जाएगा। जो आपका वेग नियतांक है वो सीधा इस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए वेग नियतांक बढ़ेगा, वेग नियतांक बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक उतार लीजिए आप। लिखो इसमें पहले आर्हेनियस समीकरण के सामने देखो, आर्हेनियस समीकरण के द्वारा 4 लाइन छोड़ दे, 4 लाइन छोड़ के फिर लिख। आर्हेनियस समीकरण के द्वारा आर्हेनियस समीकरण के द्वारा अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को, अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को समझाया जा सकता है। समझाया जा सकता है। फिर लिख लो ये आर्हेनियस समीकरण, K बराबर A इंटू ई की पावर माइनस E अपॉन आर टी। इनका सबका मीनिंग लिख लेना भाई। ये यहाँ पर K किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, A किसको प्रदर्शित कर रहा है। मुझे पता है, मैं अपना मीनिंग पूछ सकता हूँ। बोले मत, पढ़ ले इसको। हाँ, इसको भी उतार लो, फिर ताप बढ़ाने पर कैसी अभिक्रिया करेगी।
हाँ विकल्प भी आएंगे ऑप्शन, तो बहुत बल्कि ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं, वो बहुत ज्यादा गलत, मतलब उनमें गलत होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं विकल्प वाले। सारे नहीं आएंगे, 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन आएंगे। अरे बात नहीं, हाँ भाई उतार लिए। वहां तक उतार लिया तो उसमें आगे लिखो, इस प्रकार ताप बढ़ाने पर, इस प्रकार ताप बढ़ाने पर वेग नियतांक में, ताप बढ़ाने पर वेग नियतांक में वृद्धि के कारण, ताप बढ़ाने पर वेग नियतांक में वृद्धि के कारण अभिक्रिया के वेग में भी वृद्धि हो जाती है। अभिक्रिया के वेग में भी वृद्धि हो जाती है। वेग में भी वृद्धि हो जाती है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, आर्हेनियस समीकरण का उपयोग करके, आर्हेनियस समीकरण का उपयोग करके हम ताप व वेग नियतांक के मध्य ग्राफ बना सकते हैं। ताप व वेग नियतांक के मध्य, वेग नियतांक के मध्य ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है ना। अब ग्राफ बनाएंगे हम, देखो भाई कैसे बनाएंगे, पहले समझ लो। आर्हेनियस इक्वेशन में दोनों तरफ क्या करो, नेचुरल लॉग ले लो, नेचुरल प्राकृतिक लॉग बनाओ, दोनों तरफ, दोनों पक्षों में। ln के बराबर क्या हो जाएगा, ln a इंटू ई की पावर माइनस EA अपॉन R। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको मैं खोल और ओपन कर देता हूं, तो ln के बराबर ln a प्लस ln ई की पावर माइनस EA अपॉन R। हाँ भाई, यहां तक समझ में आ गया। अब अपन क्या करते हैं, हमें पता है लॉग में चर राशि के ऊपर जो घात लगी होती है वो घात आगे आ जाती है, और ln e का मान होता है 1। अगर ln e बराबर क्या होता है 1, तो ये आगे आएगा, तो ln के बराबर क्या हो जाएगा, ln a माइनस EA अपॉन R। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। इसको ग्राफ के लिए, ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा बदल देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ln के बराबर माइनस EA अपॉन RT प्लस ln A, क्योंकि मुझे ग्राफ किस किस के मध्य बनाना है, 1 अपॉन T और ln K के मध्य। भाई 1 अपॉन T इसको तो लेते हैं अपन, 1 अपॉन T को तो लेते हैं x अक्ष पर, इसको किस पे लेंगे, x अक्ष पर। इसको x पर लेंगे तो EA अपॉन R जो इसके गुणांक में, वो क्या बन जाएगा, इसका स्लोप, ढाल, तो माइनस m और प्लस में c, और ln k को किस पर लेते हैं, y अक्ष पर। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, y बराबर माइनस mx प्लस c। इसका मतलब इसका जो ढाल आएगा वो ढाल कैसा आएगा, नेगेटिव। ढाल कैसा आएगा, नेगेटिव। ये ग्राफ कई बार पूछा गया है भाई,
तो यहाँ पर तो 1/P ले लो, इधर ln K ले लो। तो ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरह से बनेगा, ये वाला ग्राफ। ढाल देखो, इसमें थीटा का मान 90 से ज्यादा है तो नेगेटिव आएगा। तो आपका जो ढाल है या स्लोप है, स्लोप तो किसको बताएगा, किसकी वैल्यू बताएगा? -EA/R, -EA/R की वैल्यू बताएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कंपटीशन में, वो क्या करता है, आपको ये थीटा की वैल्यू दे देता है और EA काउंट करवाता है। R का मान तो पता ही आपको 8.314, तो EA की वैल्यू काउंट करवाता है। और ये जो अंतःखंड है, ये वाला जी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ये किसको बताती है? ln A, अंतःखंड की वैल्यू बताती है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना? तो ये ग्राफ बना लो भाई। अरे बात नहीं, कोई बात नहीं।
हाँ भाई, ये तो हमने ग्राफ बनाया है ln k और 1/t के मध्य। हम ये ग्राफ log 10 k और 1/t के मध्य भी बना सकते हैं। सिंपल जो आपके साधारण लागू गुणक है वो कैसे बनेगा? अब ग्राफ बनाना है log 10 k व 1/t के मध्य। क्या करेंगे? इस इक्वेशन में दोनों तरफ इस ln जो है उसको सिंपल लॉग में बदल लेंगे। तो साधारण लघु गुणक में बदलने में 2.303 log 10 के बराबर 2.303 log 10 a माइनस a अपॉन r। क्या हो जाएगा? a अपॉन r t। अब यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन में इसको समीकरण 1 मानकर समीकरण 1 में 2.303 का भाग दे दो। भाग दोगे तो देखो ये इससे कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा और इसमें भाग लग जाएगा 2.3। किसमें चेंज हो जाएगा? ये log 10 के बराबर log 10 a माइनस a अपॉन 2.303 r इंटू 1/t। अब अपन बना सकते हैं। देखो इसको तो y अक्ष पर लोगे, इधर देखो रे सामने, इसको तो y अक्ष पर लोगे, 1/t को x अक्ष पर लोगे। इसके साथ जो गुणांक है वो ढाल होता है -m और ये क्या हो जाएगा? c। तो ग्राफ वही बनेगा y बराबर -mx प्लस c। यहाँ पर तो 1/t और ये log 10 k। दोनों में अंतर क्या है? ये log 10 k और 1/t के मध्य, वो ln k और 1/t के मध्य था। ग्राफ वही बनेगा इसी तरह से। ये थीटा है जो यहाँ पर नेगेटिव, स्लोप है जो कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। और ये किसकी वैल्यू बताएगा? -EA अपॉन 2.303 r। -EA अपॉन 2.303 r इसके बराबर। तो देखो दोनों के ग्राफ में ये अंतर है। इसमें उसमें तो थीटा है जो EA अपॉन -EA अपॉन r की वैल्यू बता रहा था। इसमें -EA अपॉन 2.303 r इसका भी भाग लगेगा। तो ये देख लेना कि ग्राफ किस किस के मध्य दिया है, ln k और 1/t के मध्य दिया है या log 10 k और 1/t के मध्य दिया है। दोनों से अलग अलग मान। बोलो मत, उतारते समय बोलो मत करो।
अब देखो अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा की गणना करना, सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात करना। आरएनएस समीकरण के द्वारा सक्रियण ऊर्जा का मान कैसे ज्ञात करते हैं? अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा की गणना। कैसे गणना करेंगे? मान लीजिए अलग अलग ताप पर हमें वेग स्थिरांक दिया हुआ है। माना T1 ताप पर वेग स्थिरांक K1 है और T2 ताप बढ़ाकर क्या कर दिया? T2 कर दिया। T2 ताप पर वेग स्थिरांक क्या हो गया? K2। तो इन दोनों कंडीशन के लिए आरएनएस इक्वेशन बना लो। ये log 10 K1 बराबर में क्या होगा? माइनस EA/2.303 R T1 प्लस log 10 A। ये तो पहली कंडीशन के लिए बन गई आरएनएस इक्वेशन। अब ताप क्या कर दिया? बढ़ाकर T2। तो उस समय आपका जो वेग नियतांक है वो क्या हो गया? K2। तो log K2 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस EA/2.303 R T2 प्लस log 10। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। घटाओगे तो इधर तो क्या हो जाएगा? log 10 K2 माइनस log 10। ये तो log 10 K2 में से log 10 K1 घटा दिया। इधर देखो ये खत्म ही हो जाएंगे दोनों, बराबर है। तो ये कॉमन आ जाएगा EA/2.303 R। EA/2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। और इसको सरल करके लिखो। तो इसको देखो, मैं कॉमन log 10 को कॉमन लूंगा तो K2 बटा K1। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, log A माइनस log B बराबर में होता है log A/B। ये वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा यहाँ पर। log 10 K2 बटा K1 बराबर में EA/2.303 R। और इसको सोल्व करोगे तो देखो T1 इंटू T2 तो आप लोगे और ऊपर क्या आ जाएगा? T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 बटा T1
ये इस इक्वेशन के द्वारा ये इक्वेशन काम में आएगी। हम किसकी गणना करते हैं? EA की गणना करते हैं सक्रियण ऊर्जा। भाई वो आपको क्या करेगा, अलग अलग ताप पर वेग नियतांक दे देगा। तो यहाँ पर वेग नियतांकों की वैल्यू रख देना, यहाँ ताप रख देना केल्विन में। ताप किस में रखना है? केल्विन में। ये आपको पता ही है, आर का मान आपको पता ही है, तो EA निकाल सकते हैं। बता अरे बात नहीं, अरे बात मत करो। उतार लिया। देखो क्वेश्चन लिखो।
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड कर देने पर भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड कर देने पर भी वेग नियतांक का मान प्रभावित रहता है। तो इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। अरे बोलो नहीं भाई। अरे बोलो नहीं। चुपचाप सवाल करो, बात मत करो।
वेग नियतांक का मान परिवर्तित नहीं हुआ तो दोनों को समान मान बातें नहीं तुम्हें लोग एक का मान बताए नहीं था पहले 0 होता है। यहाँ पर देखो वो कह रहा है वेग नियतांक का मान परिवर्तित नहीं हुआ है, प्रभावित है। तो मान लो पहले k था तो बाद में भी क्या रहा है k रहा है, और k में k का भाग दोगे तो 1 बार है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 10 k अपॉन k TA अपॉन 2.303 r। और टेम्परेचर क्या कर दिया है, टेम्परेचर कितना परिवर्तित किया है 27 से 37। तो 27 का मतलब तो कितना केल्विन हो गया 300, और 37 का मतलब 310। तो 310 में से 300 और इधर 310 गुणा 300। लेकिन सोचने की बात यह है कि यहाँ पर log 1 आएगा, ये में k का भाग दोगे तो 1 बार, और log 1 का मान क्या होता है 0। तो यहाँ पर ये 0, अब ये अपॉन 2.303 r इंटू यहाँ पर कितना बचा 10 900। इन सबको आप ये ज्ञात करने के लिए इधर ले जाओगे, इससे गुणा करोगे, लेकिन इससे गुणा भाग कर लो, 0 से गुणा करोगे 0 ही। तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या आएगी, सरल सा जब वेग नियतांक परिवर्तित ही नहीं हो रहा तो सक्रिय ऊर्जा का मान कितना है 0। log 1 का मान 0 होता है। तुमने बताया 900। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन लिखो। देखो किसी अभिक्रिया में वेग नियतांक का मान, किसी अभिक्रिया में वेग नियतांक का मान ये k बराबर a इंटू ई की पावर माइनस 28,000 अपॉन टी केल्विन, a इंटू ई की पावर माइनस 28,000 अपॉन टी केल्विन हो तो इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए।
हो तो इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। बात नहीं भाई, कैसे करोगे? इस इक्वेशन की तुलना आरएनईएस इक्वेशन से कर दो। आरएनईएस इक्वेशन क्या है? के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। इसका मतलब देखो, के की जगह के है, ए की जगह ए है, ई की पावर ये माइनस ई अपॉन आर टी और ये ई की पावर माइनस 28,000 अपॉन टी। तो मतलब ये इसके बराबर है, तो दोनों को समान कर दो। माइनस ई अपॉन आर टी बराबर माइनस 28,000 अपॉन टी। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, और ये ज्ञात करना है तो ये आर को इधर ले जाओ। 28,000 इंटू आर। आर का मान आपको पता ही है 8.314। इसको चाहे तो 10 की घात 3 करके 8.314 को 28 से गुणा कर दो, इंटू 10 की घात 3 कर दें, तो जूल में आ जाएगा। निकालो कितना आ रहा है। अरे टी से टी काटा है, कितना आ रहा है? 23, 27, इस पूरे को कर दिया था इधर लेके 4 या 8 314 को 28 से, तो ये जूल में आया है। अब इसको अपन किलो जूल में बदले तो 1000 का भाग लगाएंगे। 1000 का भाग लगाने का मतलब है यहाँ पर 232.79 किलो जूल। जूल को किलो जूल में बदलने के लिए 1000 का भाग लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 232.79 किलो जूल। फिर लिखो अगला क्वेश्चन। बात नहीं भाई, अगला क्वेश्चन लिखो। किसी अभिक्रिया में
ताप 293 केल्विन से 293 केल्विन से 313 केल्विन तक 313 केल्विन तक बढ़ाने पर उसका वेग नियतांक 4 गुना हो जाता है। उसका वेग नियतांक 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। बात में
वृद्धि से वेग नियतांक 4 गुना हो गया, तो 4k अपॉन k बराबर EA अपॉन 2.303 8.314 R का मान। और टेम्परेचर कितना किया है 293 से 313, तो कितनी वृद्धि हो गई 20 की इंटू 293 इन दोनों को गुणा करो, इसको गुणा करो, यहाँ पर कैसे के कट जाएगा, log 4 का मान होता है 0.6020, log 2 के मान का डबल। लिखा है नहीं देखो, log 1 का मान 0 होता है। अभी क्वेश्चन करने ये ज्ञात करना है, इसको इससे गुणा कर दो, कितना आएगा लगभग 17 आएगा, 18 आएगा, इन दोनों को गुणा करोगे 19.14 और ऊपर ये 20 और ये कितना है 91,700। इनको इधर ले जाओ, ये तो एक साइड रख लो। कैलकुलेशन को कर लो, तुम्हारा आंसर है 52.4 है, 52.4 किलो। भाई ये लोग की वैल्यू लिख देना, लोग 10 की वैल्यू तो पता है 1 होती है, इनमें से देखो एक तो 2 की वैल्यू तुम्हें याद रहनी चाहिए, उसके बाद 4 और 8 की वैल्यू तो अपने आप निकल जाएगी, तो लोग 2 का दुगना करोगे तो लोग 4 की वैल्यू आ जाएगी, और लोग
2 की वैल्यू को तिगुना करोगे तो log 8 की वैल्यू आएगी। log 3 की वैल्यू है 3 है तो 1 बढ़ा दो 0.4, फिर log 5 है तो ये 0.7 और ये log 6 है तो 0.7 की वैल्यू एक जैसी। 7 की वैल्यू 0.8, 8 की वैल्यू 0.9। अरे बातें मत करो भाई, अपन को पता है किलो जूल में बदलना है तो पहले ही 1000 का भाग लगा तो वो 91.7 91.7 को 19.1 से गुणा करके 0.6 से गुणा करके देखो ये 20 से 19.1 तो ये भी लगभग एक बार कटेगा। लिख लिए मान, log के मान टॉपिक डाल लो, टक्कर सिद्धांत। 1.4 किलो जूल। ना टक्कर सिद्धांत, हाँ मतलब उसी से रिलेटेड अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, टक्कर सिद्धांत।
टक्कर सिद्धांत जो कोलिजन थ्योरी, ये 1916-18 के मध्य क्लाउड्स और लेविस में दी थी। क्लाउड्स और लेविस ने प्रतिपादित। और ये सिद्धांत जो अणुगति सिद्धांत पर आधारित है, कोलिजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत जो किस पर आधारित है? गैसों के अणुगति सिद्धांत। गैसों के अणुगति सिद्धांत पर आधारित। इसकी जो मुख्य उदाहरण है वो क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो क्रिया कारक के अणु हैं उनको हम ठोस गोले मान सकते हैं। क्रिया कारक के अणुओं को क्या मान सकते हैं? ठोस गोले। क्रिया कारक के अणु ठोस गोलों के समान होते हैं और जब ये इधर उधर गति करते हैं तो इनके मध्य क्या होती है? प्रत्यास्थ टक्कर होती है। कौन सी टक्कर होती है? प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं, जिसके फलस्वरूप जब इनके मध्य टक्कर होती है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा के कारण क्रिया कारक अणुओं की जो आंतरिक ऊर्जा या औसत गतिज ऊर्जा है उसमें वृद्धि हो जाती है। प्रत्यास्थ टक्कर से क्या उत्पन्न हो रही है? ऊर्जा, और ऊर्जा के कारण इनकी औसत गतिज ऊर्जा में या आंतरिक ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्रिया कारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसके कारण। जब ऊर्जा बढ़ती है तो इनके मध्य के जो क्रिया कारक अणुओं के मध्य के बंध होते हैं वो बंध टूटने लगते हैं, ठीक है ना? क्रिया कारक के बंध टूटने लगते हैं गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण। ये बात हो गई कि टक्कर के कारण क्रिया कारक के अणु आपस में टकराते हैं तो उस टक्कर के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा के कारण क्रिया कारक अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिससे उनके मध्य के जो बंध है वो टूटने लगते हैं। लेकिन प्रत्येक टक्कर में समान ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। प्रत्येक टक्कर से एक समान ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, अलग अलग ऊर्जा उत्पन्न होती है। किसी टक्कर से कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसी से ज्यादा। एक समान ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। इसका मतलब कौन है बोल रहे? प्रत्येक टक्कर से ऊर्जा समान उत्पन्न नहीं हो रही, तो प्रत्येक टक्कर के फलस्वरूप इतनी ऊर्जा नहीं मिलती कि क्रिया कारक के बंध टूट जाए और वो सक्रिय संकुल बना दे। तो क्या करें? सक्रिय संकुल बना दे। इसका मतलब प्रत्येक टक्कर के फलस्वरूप क्रिया कारक के अणु उत्पाद में नहीं बदलते। मतलब जितनी टक्करें हो रही हैं उतने अणु उत्पाद में नहीं बदलेंगे, उनसे कम बदलते हैं, क्योंकि प्रत्येक टक्कर से अधिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। कुछ टक्करों में कम ऊर्जा भी उत्पन्न हो जाती है तो वो अणु उत्पाद में नहीं बदल पाते। अब आता है कि जिन टक्करों के फलस्वरूप क्रिया कारक के अणु उत्पाद में बदल जाते हैं उन टक्करों को अपन बोलते हैं प्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर किसे कहते हैं? जिन टक्करों के फलस्वरूप क्रिया कारक के जो अणु है उत्पाद में बदल जाते हैं।
उन्हीं टक्करों को अपन क्या बोलते हैं, प्रभावी टक्कर। और अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली जो टक्करों की संख्या है वो कहलाती है टक्कर आवृत्ति। तो कुल जो टक्कर हो रही है वो तो क्या है, टक्कर आवृत्ति। पर उसमें से जिन टक्करों के फलस्वरूप क्रियाकारक के अणु उत्पाद में बदल रहे हैं वो टक्कर क्या कहलाती है, प्रभावी टक्कर। उत्पाद में बदल रहे हैं तो ये है प्रभावी टक्कर। चलिए थोड़ा सा बचा है, लास्ट वो है टॉपिक जिसको अपन बाद में